थी कोलिजन थ्योरी के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक इंट्रो देख लिया था, तो मैं वो फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन सक्सीड होने के लिए या वो दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके एक प्रोडक्ट दें, उनके लिए उनका परफेक्टली कोलाइड होना एक दूसरे के साथ जरूरी होता है। जैसे 2A गिव्स A2 है आपका, तो दो ए के जो रिएक्टेंट वाले एटम्स हैं या दो ए वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों को आपस में टकरा के कोई ना कोई ऑब्वियस सी बात है, इधर ए और इधर ए टकराया होगा तभी यहाँ पे A2 बना होगा। या फिर जब मैं ए और बी इन दो एटम्स की रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ से ए आया होगा, यहाँ बी आया होगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट ए भी बना होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा, अगर बेसिक इंट्रो की बात करें कोलिजन थ्योरी में, तो भैया हमें ये पता है प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का टकराना जरूरी है, तभी आपका प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन आगे जाके हमने जो चीज पाई वो हमने ये पाई कि ये जो कोलिजन होता है ये पूरा नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता। ठीक है ना, हम जितने रिएक्टेंट लेते हैं वो सारे के सारे मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। लेट्स से मैंने अगर 10 रिएक्टेंट लिए तो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स का मुझे कभी भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसमें से मुझे 2 या 3 का ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला जो टकराना होता है, टकराना मतलब कौन सा टकराना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इफेक्टिव कोलिजन की। इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के प्रोडक्ट दे पाए। अगर दो मॉलिक्यूल सिर्फ आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे तो मैं उसे इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलूंगा। या फिर अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा भी नहीं रहे तो भी मैं उसे इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलूंगा। हम इफेक्टिव कोलिजन का वर्ड सिर्फ तभी यूज करेंगे जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाए। अब क्या सारे के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं। कौन कौन से फैक्टर काउंट करने होते हैं या किस किस फैक्टर के बेस पे अपन पता लगा सकते हैं भैया कि हाँ सामने वाला दे देगा या नहीं देगा? तो उसके बेसिस पे हमने बात करी थी, दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एनर्जी फैक्टर और एक होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। दो एटम्स के बीच में प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए और उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो। एंड प्रॉपर रिजल्ट हियर मींस प्रोडक्ट। मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर आप दो कार का कोलिजन करवाते हो तो अगर ये कार की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है तो क्या अंदर बैठे इंसान की डेथ हो जाएगी? नहीं होगी। तो वो क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। लेट्स से उन्होंने 200 किलोमीटर पर आवर 200 किलोमीटर पर आवर कर ली। क्या ये स्पीड सफिशिएंट है आदमी को परलोक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है। लेकिन अब इनके पास एनर्जी तो है लेकिन ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब एक अगर इधर से गया तो दूसरा उसके बगल से निकल गया। अरे हेड ऑन कोलिजन करवाओगे तभी तो परलोक नसीब होगा ना। तो एक में तो एनर्जी थी लेकिन ओरिएंटेशन नहीं था। अगर 5 किलोमीटर पर आवर में देखूं मैं तो हेड ऑन कोलिजन तो था लेकिन एनर्जी नहीं थी। तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स आपको सिर्फ वहीं ऑब्टेन हो पाएंगे जहां आपके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होगी और ओरिएंटेशन, दोनों एक कोई ना कोई साइमल्टेनियस रोल प्ले करते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि जैसे मैं 100 लेता हूँ तो 100 में से 90 तो एनर्जी के बेस पे रिजेक्ट हो जाते हैं, थोड़े बहुत जो बचते हैं उनमें से थोड़े बहुत ओरिएंटेशन के बेस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आप लेते हो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आप लेते हो वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट मॉलिक्यूल जो है वो हो पाते हैं। ये हमने कल बातें देखी थी। आगे हमने जो देखा था वो देखा था क्राइटेरिया फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आगे हमने जो देखा था वो देखा था क्राइटेरिया फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब बात आ जाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है। जैसा कि मैंने बोला दो मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपस में टकरा के कोई ना कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। समझिए इस बात को, ए आ रहा है, बी आ रहा है और ए बी बना रहा है। तो इधर से ए आया, इधर से बी आया और ये ए बी बना। क्या हुआ होगा समझो, ए बी तभी बना होगा जब ए के आपस के बॉन्ड टूटे होंगे और बी बी के आपस के बॉन्ड टूटे होंगे और ए बी में आपस में बॉन्ड साइमल्टेनियसली बने भी होंगे। समझ में आया? अगर मैं तुमसे पूछूं ए प्लस बी गिव्स ए बी कैसे बना होगा,
तो ये बात कंफर्म है कि ए के और बी के बीच के बॉन्ड टूटे होंगे और ए बी के बीच के बॉन्ड बने भी होंगे। अब ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये साइमल्टेनियस होते हैं, मतलब बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना ये सब एक साथ होता है। और जब बॉन्ड का बनना और टूटना एक साथ हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उस पर्टिकुलर स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर कंफर्म बात है कि मॉलिक्यूल अगर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म कर रहा है, मतलब वो बॉन्ड तोड़ रहा है और हाथों हाथ नए बॉन्ड बना भी रहा है, तो ये बात कंफर्म है कि आपको प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलना ही मिल रहा है। अगर बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना आपकी रिएक्शन के अंदर हो रहा है तो ये बात कंफर्म है कि प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब समझो, ये बॉन्ड के टूटने के लिए और नया बॉन्ड बनने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी तो चाहिए होगी। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और आपस में नए बॉन्ड को जुड़ने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी तो चाहिए होगी। उसी मिनिमम एनर्जी को आप क्या बोलते हो? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उसी मिनिमम एनर्जी को आप क्या बोलते हो? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। मतलब एटम्स को मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए कि वो आपस में बॉन्ड तोड़ के और आपस में नया बॉन्ड बना ले। भाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तभी आपस में नया बॉन्ड बनाएंगे। वो मिनिमम एनर्जी होती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अगर आपके जो मॉलिक्यूल है वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी पार नहीं कर पाए तो क्या होगा? टकरा के वापस चल जाएंगे, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो आपस के बॉन्ड को तोड़ के और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। तो क्या इस केस को आप इफेक्टिव कोलिजन बोलोगे? नहीं, वो तो सिंपल आए, टकराए और चल गए, प्रोडक्ट तो मिला ही नहीं। यहाँ तक बातें सारी क्रिस्टल क्लियर हैं? तो बोलो, जो बात मैंने बोली उसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए, कोई सी बात रिपीट करवानी हो तो वो भी बता दो। चलिए, तो भैया आगे जाके हमने ग्राफ प्लॉट करा था। ग्राफ था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, एंड द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस कि ये ए प्लस बी इनकी एनर्जी थी और ये मुझे मिल रहा है ए बी। ये जो स्टेट है इसे मैं क्या बोलता हूँ? ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और अगर आपको इन दो रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए। अगर मॉलिक्यूल एक बार यहाँ तक पहुंच गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो भैया? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये है मेरी नॉर्मल रिएक्टेंट की एनर्जी। यहाँ तक कम से कम मॉलिक्यूल को पहुंचना चाहिए तब जाके वो प्रोडक्ट में बदल पाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल को पहुंचाएगा कौन? यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल को पहुंचाएगा कौन? हम पहुंचाएंगे। अगर आप पहुंचा रहे हो तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? एनर्जी को, मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये जो नॉर्मल एनर्जी है, ये रिएक्टेंट वाली जो आप एनर्जी बोलते हो, ये होती है नॉर्मल एनर्जी। ये भी आप लोगों ने होपफुली लिख रखा है। ये जो नॉर्मल एनर्जी है और ये जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कहलाया जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। नॉर्मल एनर्जी और थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बीच के गैप को आप क्या बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये नॉर्मल एनर्जी यानी कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो गैप होता है वो होता है डेल्टा एच। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो गैप है वो है डेल्टा एच। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, therefore delta H would be negative in this case. And if delta H was negative in this case, that means the reaction is what? Exothermic. ये जो डिफरेंस में होगा भैया, ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस काहे बात का आ रहा है? बची हुई एनर्जी क्या हो जाती है? बची हुई एनर्जी रिलीज हो जाती है।
तो इफ माई डेल्टा एच इज नेगेटिव दैट मीन्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये सब आपने ड्रॉ कर लिया था ग्राफ, ये ग्राफ में देख लीजिए, आपने लास्ट क्लास में बना रखा है मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट लगे तो वो यहाँ से नोट डाउन कर लो अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है और रिएक्टेंट कम स्टेबल होता है, हमेशा ध्यान रखना द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, उस केस में कंफर्म बात है हीट रिलीज ही होगी। आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ के बाद लिखिएगा, जैसा कि मैंने बोला आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, उस मिनिमम एनर्जी के बाद ही आपको प्रोडक्ट मिल पाएगा। और वो मिनिमम एनर्जी कौन सी है या वो स्टेट कौन सी है, वो स्टेट ये रही जिसको आप ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट बोलते हो। यहाँ से यहाँ तक उसे कौन पहुंचाएगा, अपन लोग पहुंचाएंगे। तो एटम्स क्या करते हैं एनर्जी, या मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फटाफट लिख लीजिए, द मिनिमम एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड by the reactant molecule such that activated complex formation takes place is called activation energy। ठीक है, कम से कम रिएक्टेंट को अगर आपको प्रोडक्ट में पहुंचाना है, इतने मिनिमम एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करवानी ही पड़ेगी, तभी आप उसको प्रोडक्ट तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, अगर एक बार रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गया, डेफिनेटली उसके बाद वो प्रोडक्ट देगा ही देगा। अगर नहीं पहुंच पाया देन वी डोंट गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व होता है। किसी का एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व कम है, किसी का एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व ज्यादा है। तो किसी में प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि उसको ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। किसी में प्रोडक्ट बनाने में कम एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको गैसियस स्टेट, अगर चैप्टर याद हो स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमने उसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व पढ़ा था भैया, याद है क्या? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व, बेल शेप का ग्राफ फॉर्म होता है। ठीक है, उसके अंदर अपने क्या देखा था भाई, वो होता क्या है, वो यही तो बताता है हर टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जो ग्राफ है वो यही बताता है कि हर टेम्परेचर पे हर एटम की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एटम अपने अपने हिसाब से कोलिजन करता है। याद है कि नहीं, ये वाला जो ग्राफ होता, ये वाला जो पीक होता था, ये अपन बोलते थे कि ज्यादातर एटम लगभग इस स्पीड पे ही घूम रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VRMS, कुछ अगर याद हो तो। नहीं याद है तो कोई इशू नहीं, पहले इतना लिख लीजिए। एक और छोटी सी बात याद रखना, आप क्या वो जो डेल्टा एच लिखते हो ना, वो एक्चुअल में अगर बिल्कुल कायदे से देखा जाए, हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं, तो वो डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू के बराबर होता है भैया, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। बट मैं, जो न्यू लोग हैं जो अभी इसी साल 12th में जुड़े हैं, इसलिए मैं रेफरेंस नहीं दे रहा। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एक रिलेशन आता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। होता क्या है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में वो डेल्टा ई होता है, लेकिन अपन उसे लिखते हैं डेल्टा एच है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया डेल्टा ई रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 80 किलो जूल पर मोल होती है। उसमें आप ऐड कर लो डेल्टा एन जी मैक्सिमम 1 या 2, इसकी 8.314 वैल्यू होती है। ठीक है, और जब आप टेम्परेचर की बात करोगे तो टेम्परेचर अगर आप रूम टेम्परेचर मान रहे हो तो उसकी वैल्यू लिख लीजिएगा 298। अब क्योंकि ये आपने किलो जूल में लिया है तो ये भी आपको किलो जूल में लेना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड बाय 1000। जब ये वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 आती है।
इतनी बड़ी वैल्यू में इसका एडिशन लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो इस वैल्यू को अपन नेग्लेक्ट मान लेते हैं, इसलिए डेल्टा एच और डेल्टा ई को दोनों बराबर मान लेते हैं। काम नहीं आएगा, जस्ट जनरली बता दिया मैंने, ठीक है। खैर अगली बात करते हैं। तो फुली ये नोट डाउन हो गया होगा। तो जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कम स्टेबल है और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, उस केस में जो ग्राफ आ गया वो आपने प्लॉट कर लिया, एंड द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ये ग्राफ भी बना लेना, एंड इट विल बी एंडोथर्मिक, ठीक है। अब ये भी अपन जानते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में हम सिर्फ एक ही एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं, या तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड या एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। बट इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, पहले पूरी लिख लेते हैं। इन irreversible reaction, since the reaction will proceed only in single direction, therefore we define only one activation energy, that is EA forward। क्योंकि उसमें तो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जाएगा भैया, रिएक्टेंट आपस में टकराए और प्रोडक्ट बन गया। रिवर्सिबल के अंदर उल्टा होता है, बट इन द केस ऑफ रिवर्सिबल we define two types of activation energy, EA forward and EA backward। इतना लिख लीजिएगा, EAF माने EA फॉरवर्ड, EAB माने EA बैकवर्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या सीन होगा कि लेट आपने जो रिवर्सिबल रिएक्शन मानी वो A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी थी, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। सो इट्स ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है भाई। तो ये देखो सीन क्या है, जब A प्लस बी C प्लस डी देगा, तो उस केस में आप जो एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करोगे वो E फॉरवर्ड होगी। जब C प्लस डी रिवर्सिबल A प्लस बी देगा, तो उस केस में आप जो एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करोगे वो E बैकवर्ड होगी, या EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड होगी, ये आप पे है, आपकी मर्जी पड़े वो लिखिए। तो A प्लस बी गिव C प्लस डी जब देगा, तो उसके लिए जो आप एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करोगे वो ये होगी, दैट मीन्स E फॉरवर्ड। लेकिन जब C प्लस डी गिव्स A प्लस बी देगा, तो उसके लिए जो आप एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करोगे वो ये होगी, E बैकवर्ड। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच? तो डेल्टा एच की वैल्यू इन दोनों के बीच का गैप ही होता है। जो मेरा डेल्टा एच होगा वो किसके बराबर होगा, E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड के। डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, तो E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, D ऑफ ln KEQ बाय dt बराबर dt, कैपिटल लिख लेते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमें पता है किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू आप यही लिखते थे ना, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ठीक है। रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड।
और डेल्टा एच नॉट आपका किसके बराबर होता है? ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। वो यहाँ से आया, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ नॉर्मल अपनी। तो डी ऑफ एल एन के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड अपॉन डी टी बराबर ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इतना लिख लीजिए। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जो आपने इक्वेशन लिखी थी एल एन के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड अपॉन डी टी बराबर ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड अपॉन के टी स्क्वायर आर टी स्क्वायर, इसको मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं? इट इज डी एल एन, अलग अलग कर लिया, के फॉरवर्ड अपॉन डी टी माइनस डी एल एन के बैकवर्ड अपॉन डी टी बराबर ई फॉरवर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस ई बैकवर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक। तो अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं एक और फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इट इज डी एल एन के फॉरवर्ड अपॉन डी टी बराबर ई फॉरवर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस आई नॉट। आई नॉट इज अ कांस्टेंट, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। और डी एल एन के बी अपॉन डी टी इक्वल टू ई बैकवर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस आई नॉट, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। जब आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है। Arrhenius equation shows Arrhenius, सही बात है, इक्वेशन shows I नॉट इक्वल्स टू 0। जब आप 1 में से 2 माइनस करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। और Arrhenius इक्वेशन ने क्या बोला भैया कि I नॉट 0 होता है। एंड इफ द कांस्टेंट इज 0 तो द जनरल एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, इसको अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहूं या अगर मैं आई नॉट को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दूं तो क्या मैं जनरल एक्सप्रेशन ये नहीं लिख सकता क्या डी एल एन के बाई डी टी बराबर ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। सिंस इसमें भी आई नॉट 0 है, इसमें भी आई नॉट 0 है, अरीनियस इक्वेशन ने प्रूव करा था कि आई नॉट 0 है, तो क्या मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख दूं डी ऑफ एल एन के बाई डी टी इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, चाहे वो फॉरवर्ड का के मानो चाहे वो बैकवर्ड का के मानो। अगर के फॉरवर्ड का मानोगे तो ई ए भी फॉरवर्ड का ले लेना, अगर के बैकवर्ड का मानोगे तो ई ए भी बैकवर्ड का ले लेना, ठीक है। व्हाट इज ई ए? एक्टिवेशन एनर्जी। अब अपन क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं भैया इसका, अब हम कर रहे हैं इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो, अगर मैं, भैया क्या हो गया यार, अगर मैं डी ऑफ एल एन के बराबर ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, कौन सा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना चाहूँ, क्या हो जाएगा? इट इज एल एन के बराबर, यहाँ लिख देना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एल एन के बराबर ये तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अपॉन आर कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंडेफिनेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? -1/x, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये आ गया माइनस बाहर अपॉन टी, डी टी बाई टी स्क्वायर का क्या होगा? -1/t प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी मेरी हमेशा पॉजिटिव होगी ऑलवेज। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, वो यही छोटे छोटे मार्क पूछ लेता है। एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन नॉट बी डिफाइंड, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इस एल को जिस जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको या तो डिब्बे में या ये ऐसे स्टार लगा के
हाईलाइट कर दूंगा। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब अगर मैं इस ln को log में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इट इज log बेस 10 के बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस द कांस्टेंट बिकम C प्राइम। तो ये दो चीजें याद रख लीजिएगा। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। लेट आपको ln k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, बता सकते हो कैसा ग्राफ आएगा? तो मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताया था। जो y पे हो उसको y बोल दो, जो x पे हो उसको x बोल दो। किस तरीके का ग्राफ दिख रहा है? तो ln k y पे है, 1/t x पे है, तो इट इज इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या है? माइनस ई ए बाय आर। बात समझ में आती है? अब एक और बात गौर से सुनिए, देखो इतनी बात आप समझते हो, कोई भी कांस्टेंट जैसे कि ये c है कैन बी रिटर्न इक्विवेलेंट टू ln ऑफ सम नंबर है। मैं किसी भी कोई भी नंबर को ln x में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ ना, मैं किसी भी नंबर को ln x में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो मैंने मान लिया इस c को, मैंने मान लिया लेट इट बी ln e, मैंने इसको किसी हाइपोथेटिकल लॉग के अंदर ln के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो इट कैन बी रिटर्न एज ln k माइनस ln a बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? ln k माइनस ln a इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? ln k बाय a इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी। पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो भैया क्या लिखा था हमने? इट इज ln k बाय a बराबर माइनस ई ए बाय आर टी। इतना समझते हो? जब आप एंटी लॉग लेते हो तो चीज ई की पावर में चल जाती है। k बाय ए बराबर ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। बस यही आपकी अरीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा? k बराबर a ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यही मेरी क्या कहलाई जाती है भैया? अरहीनियस इक्वेशन। छाप लो मेरे साथ, ठीक है? अगर यहाँ से मैं बोलूँ तो क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? दैट रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड विद टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। टी यहाँ पे टेम्परेचर है भैया। ए क्या कहलाया जाता है? ए इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हो गया काम। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने बोला था, ए क्या कहलाया जाता है? ए इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। छोटी सी बात आप ध्यान में रख के चलना हो, हालांकि ऐसा तो वो कभी करता नहीं है ज्यादातर, बट आप हमेशा एक बात ध्यान में रख के चलिएगा, दैट ई ए एंड आर यूनिट शुड बी सेम। मतलब अगर कैलोरी है तो कैलोरी कैलोरी, जूल है तो जूल जूल, ऐसा इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। और आगे एक आप चीज और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये पूछ सकता है वो, दैट रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, अब समझिए। अब इस इक्वेशन के प्रॉपर्टीज जितने भी है वो तो हम आगे देखेंगे। अभी हमने रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को जस्ट आपस में रिलेट किया है। अरहीनियस इक्वेशन यानी कि यही वाली इक्वेशन जो आपकी आई थी, अगर मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट कर देता हूँ, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखी है ये, अगर मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे ln k लिखा हुआ था, दैट्स इट और कुछ नहीं,
तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भैया, इट इज, मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ डी एल एन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑब्वियस सी बात है लिमिट्स पुट होगी फ्रॉम K1 to K2 बराबर ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी T1 to T2। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, वो जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के, वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। तो मेरी जो टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन ऑफ के है वो कौन सी आएगी, एल एन K2/K1 बराबर ई ए अपॉन आर 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है। ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आते हैं सवाल इस पे से। अगर आपको किसी एक टेम्परेचर पे के पता है और किसी दूसरे टेम्परेचर पे अगर उसने के पूछ लिया, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, यही फॉर्मूला लगाना है। क्या बोला मैंने, अगर आपको किसी एक टेम्परेचर पे के पता है और उसने किसी दूसरे टेम्परेचर पे के पूछ लिया तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका यही है। क्या बोलेंगे इसको, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के। आई कैसे, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन करा है उसी इक्वेशन का जिस इक्वेशन का आपने थोड़ी देर पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करा था, दैट्स इट। तो ये छाप लो। उसके बाद मेरी दो चार बातें ध्यान से, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन जो शुरू से डिस्कशन करे जा रहे हैं, मैं बस उससे मैं उस डिस्कशन से आपसे थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। हाँ भाई, आप लोग इस बात से अग्री करते हो कि नहीं। अगर आपने 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए तो क्या 100 के 100 आपस में टकरा के मेरे को प्रोडक्ट दे देंगे क्या, नहीं, ठीक है ना। एक ये चीज हमने कंक्लूड करी। आगे जाके क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी चीजें लिखने जा रहा हूँ, वो बड़ी चीजें आपके उतने काम की नहीं है, जो उसमें काम की है वो एडवांस के या फिर किसी बढ़िया सवाल बनने के काम में आ जाएंगी, और जो काम की चीजें वो मैं ऑटोमेटिकली हाईलाइट करवा दूंगा। लेकिन लगभग जो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। तो मैं वो डेरिवेशन की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको अभी से क्लैरिफाई करता हुआ चलूं कि वो अपन एक्चुअल में कर क्यों रहे हैं। जैसे आपने 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लिए, तो वो 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में सारे के सारे टकरा के क्या मुझे 100 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दे देंगे क्या, नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो जो मेरी रेट हो जाती वो मेरी रेट मैक्स के बराबर हो जाती, हाँ कि ना। अरे 100 लिए, 100 के 100 ने टकरा के 1 सेकंड में मेरे को प्रोडक्ट दे दिया, तो वो जो मेरी रेट आती वो तो मेरी रेट मैक्स आती। लेकिन आप लोग ये मानोगे कि 100 के 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते नहीं। उसमें से काफी सारे मॉलिक्यूल्स किस वजह से ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी होती है कम। एनर्जी कम हो जाने की वजह से वो थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर या ट्रांजिशन स्टेट का बैरियर पार ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये 100 में से कुछ चुनिंदा मॉलिक्यूल ही एक्टिव ये ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी का बैरियर पार कर पाते हैं। लेट्स से 1/3 ने एनर्जी का बैरियर पार करा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं भाई एनर्जी का क्राइटेरिया कितने लोगों ने सेटिस्फाई करा, इन 100 में से मैंने मान लिया कि 1/3 के पास इतनी एनर्जी थी कि वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का बैरियर पार कर जाए। तो मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो आप क्या कर देते, 100 इंटू 1/3। हाँ भाई, इतने मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो टकरा के मतलब अपने बॉन्ड तोड़ के और दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें। इतनी बात समझ में आई। इन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है, यानी कि 33.33 आएगा, कि वो आपस में टकरा के खुद के बॉन्ड तोड़ के और दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की औकात रखते हैं। लेकिन अब इसमें एक और फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, तो क्या मुझे इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्या आपको 33.33 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे क्या, नहीं, आपको उससे भी कम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक फैक्टर आ जाएगा, कौन सा, ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन फैक्टर का मैं आपको अगर रेफरेंस लेना देना चाहूं तो भैया इस चीज को अज्यूम करिए। लेट ये एक मॉलिक्यूल था और एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है। अगर मैं आपको रिएक्शन के तौर पे समझाना चाहूं तो लो, एक रिएक्शन अपन हाइपोथेटिकल अज्यूम कर लेते हैं
क्योंकि मुझे ओरिएंटेशन फैक्टर कंसिडर करना है, हालांकि यही सेम रिएक्शन में आगे जाके भी लिखवाऊंगा। Br2 प्लस H2 गिव्स HBr प्लस H। ठीक है, तो एक मैंने मान लिया कि ये Br है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे आके टकरा रहे हैं, और दूसरे केस में मैंने मान लिया ये Br है और हाइड्रोजन ऐसे आके टकरा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? यही दो तरीके से मॉलिक्यूल टकरा, ओरिएंटेशन की बात चल रही है ना, तो मैंने मान लिया एक तो लीनियरली आए यानी कि ऐसे, और एक वर्टिकली आए यानी कि ऐसे। तो एक तो ऐसे टकरा है और एक ऐसे टकरा है। मुझे बताओ जो पहले वाला डायग्राम था उसमें कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन से टकराएंगे? सोच के बताना, कितने एटम ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन से टकराएंगे पहले वाले में? एक। लेकिन दूसरे वाले में तो दोनों टकरा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों चिपक रहे होंगे उसके साथ, लेकिन पहले वाले में सिर्फ एक चिपक रहा होगा। समझ में आती है बातें इतनी? चलो मुझे बताओ, जीवन में कभी ऐसा डायग्राम देखा है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग करके, उसकी शुरुआत ही इसी डायग्राम से होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम है भैया। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम है। ये एक्सप्लेन करना है डायग्राम, कि आप इस डायग्राम से फेमिलियर हो, पहले तो ये बताओ, वरना पहले मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन करूं। क्या आप इस डायग्राम से फेमिलियर हो, और शुड आई हैव टू एक्सप्लेन दी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम? एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं क्या है, पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको आप इस तरीके से समझो। अब मेरा क्या है, ये सेशन फिर ये एक्सप्लेनेशन में चल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरीके से समझ लो, लेट्स से ये एक पर्सन है और इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ये भयंकर काम करता है, पूरे दिन दौड़ा भागी करता है। अब जब बहुत ज्यादा एनर्जी है तो इसने बहुत ज्यादा काम करा, बहुत ज्यादा काम करा, तो एंड ऑफ द डे ये क्या हो जाएगा? थक जाएगा। अब थकने के बाद इसको क्या है, स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? रेस्ट। इतनी बात समझ में आती है? अगर आदमी के पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी तो उसने पूरे दिन काम करा, काम करने के बाद वो थक गया, अब उसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए वो रेस्ट करता है, और रेस्ट करने के टाइम वो क्या करता है? अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। समझ में आती है कि नहीं? रेस्ट होने के टाइम वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। रेस्ट हो गया मतलब वो स्टेबल हो गया। कहने का मतलब, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। ये बात समझ में आती है? या इनडायरेक्टली बोलें, एनर्जी, देखो इसको इस तरीके से समझो, एनर्जी रिलीज जितनी ज्यादा होगी, पहले मुझे बताओ, अगर एनर्जी रिलीज वो बहुत ज्यादा कर रहा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? इस बेस पे जवाब देना, ये जो मैंने लिखा हुआ है। सामने वाला रेस्ट कर रहा है मतलब उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। मैंने उल्टा सवाल पूछ लिया, अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम की ज्यादा? बोलो भाई, सोच के बताओ। ज्यादा होगी। समझ में आया? अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सामने वाला रेस्ट कर रहा है ना, रेस्ट करते टाइम वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो मैंने उल्टा ही तो सवाल पूछा यार। अगर रेस्ट करते टाइम वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो कहने का मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एनर्जी रिलीज होने के टाइम सामने वाला रेस्ट करता है। सेम बात है। तो एनर्जी रिलीज जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब तुम ये मान के चलो ये तुम हो। अब अगर तुम्हारी एनर्जी रिलीज ज्यादा है तो तुम्हारी खुद की एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? अगर तुम लोग भयंकर एनर्जी रिलीज करे जा रहे हो तो तुम्हारी खुद की एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? एनर्जी उस टाइम कम होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। पहले इतनी बात समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या?
इतनी बात समझने में कोई इशू? चलो अब आगे बात करते हैं। भैया जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें दो चीजें साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं, डिपेंड कब कौन सी चीज डोमिनेट कर रही है। लेट्स से न्यूक्लियस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या लगेगा? सेम चार्जेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में रिपल्शन लगेगा। एटम है तो इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। अब अगर मैं बात करूं लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा, सिमिलरली इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जब आप दो एटम्स को पास में लाते हो तो उनमें साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। रिपल्शन भी एक्ट कर रहा होता है और अट्रैक्शन भी एक्ट कर रहा होता है। आपने ये फॉर्मूला कभी सुना है? एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला होता है ये। अब इसको मैं देखो जस्टिफाई किस बेसिस पे कर रहा हूँ, है ना? ये क्या है? ये आपका एटम है एक, और मैं मान रहा हूं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपका एक एटम और आ रहा है। ये आपका एटम है एक ओरिजिन पे, ये रहा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपका एक और एटम आ रहा है, ये रहा। तो रेडियस क्या करे जा रहे हो? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या करे जा रहे हो? कम करे जा रहे हो। अगर डिस्टेंस कम करे जा रहे हो तो फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, हाँ कि ना? अगर डिस्टेंस कम करते जा रहे हो तो फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उससे पहले एक और बात बताओ, उससे पहले एक और बात बताओ, ये सपोज ये सीढ़ी है, इसको फ्लोर मान के चलिएगा। एक दो, एक दो तीन चार पांच फ्लोर है। ये तुम लोग हो और ये मैं हूं। मैंने क्या करा, अज्यूम करके चलना, यहां से क्या करा मैंने? तुम्हें धक्का मारा बहुत जोर से, पूरी ताकत से। पांचवें माले पे पहुंचा दूंगा क्या तुम्हें? कोई भी दो आदमी अज्यूम कर लो, अरे ये है, ये तुम लोग हो, अगर मैं तुम्हें पूरी जोर से धक्का मारूं, पांचवें माले पे पहुंचा दोगे क्या? नहीं। ठीक है। लेकिन अब उल्टी बात करो, तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए हो, अगर मैं तुम्हें एक उंगली से भी धक्का मारूं, क्या नीचे जाने में कोई दिक्कत है क्या? नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से पहुंचा दूंगा मैं, उसमें इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है। क्यों? ग्रेविटी पुल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इनडायरेक्टली बात समझिए। मुझे बताओ, नीचे से ऊपर जाने में तुम्हें एनर्जी चाहिए कि तुम एनर्जी रिलीज करोगे? नीचे से ऊपर जाने में तुम लोगों को एनर्जी चाहिए कि तुम लोग एनर्जी रिलीज करोगे? बताओ। चाहिए। तो नीचे से ऊपर जाने में पे अपन एनर्जी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि नीचे से ऊपर जाना मुश्किल काम है यार, ऊपर से नीचे आने में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होती है। नीचे से ऊपर जाना मुश्किल काम है, तो इस केस में अपन क्या करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? हाँ बेटा, बढ़िया बात। अब देख लो, सारी सुन लो, याद आ गया, कोई बात नहीं। जब आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो तो आपकी एनर्जी क्या हुई होगी? बताओ, बढ़ी होगी कि घटी होगी? अगर आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ी होगी कि घटी होगी? इंक्रीज होगी। और अगर इंक्रीज हो गई एनर्जी तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंस एनर्जी इंक्रीज हो गई तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। इनडायरेक्टली एक और बात समझो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो एक और चीज समझिए, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है दैट मींस एनर्जी मेरी बढ़ रही है, दैट मींस स्टेबिलिटी मेरी घट रही है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा है। मानते हो कि नहीं? उल्टा अगर मैं बोलूं, ऊपर से नीचे जाने पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब मेरी एनर्जी कम हो रही है, और मेरी एनर्जी कम हो रही है मतलब मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया?
क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आपको एक फोर्स खींचता है, अपने आप खींचता है, इसलिए मैंने बस एक हल्का सा पुश मारा, बाकी सारा काम अपने आप हो गया। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आपको एक फोर्स खींचता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है मतलब एनर्जी कम होती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये बोल दूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी लगेगा हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, और फोर्स ऑफ रिपल्शन जब भी लगेगा हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? बोलो, इतनी बातों में अग्री करते हो या वापस से कुछ मेरे को इस पार्ट में एक्सप्लेन करना है? क्या ये सारी बातों से आप लोग अग्री करते हैं? इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी होगा एनर्जी रिलीज होती है, मतलब आदमी स्टेबिलिटी की साइड बढ़ता है। जबकि फोर्स ऑफ रिपल्शन जब भी डोमिनेट होगा तो एनर्जी अपनी बढ़ती है, दैट मीन्स आदमी अनस्टेबिलिटी की साइड बढ़ता है। ठीक है, बात ध्यान से सुनना। हो क्या रहा था, ये एक एटम था ओरिजिन पे, इसने इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक एटम को खींचा। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब इसने एक एटम को खींचा तो क्या हुआ भैया? खींच रहा है, खींच रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? खींच रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात चल रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो एनर्जी रिलीज होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी दैट मीन्स एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो द ग्राफ गोज वुड बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आता है? लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक पॉइंट के बाद ग्राफ बढ़ जाता है। ऑल ऑफ अ सडन एक पॉइंट के बाद ग्राफ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। इसको इस तरीके से अज्यूम कर लो, दो लड़कियां हैं भाई। दो लड़कियों का नाम क्या है? सीता और उसकी बहन गीता। ये रही सीता, ये रही गीता। सीता, गीता। भाई यहां से जब आप यहां आ रहे हो एनर्जी कम हो रही है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर डोमिनेटिंग देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, तभी एनर्जी रिलीज हो रही थी। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट ऐसा आता है वेयर एफ ए इक्वल्स टू एफ आर, माने कि ये पॉइंट मोस्ट स्टेबल पॉइंट है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। इसको इस तरीके से समझिएगा, ये दो एटम्स है, अब ये दो एटम इस जगह आके रुक गए। भाई पहले ये सामने वाला क्या है? सामने वाला इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा था, 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 आ रहा था और आ ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके वो रुक गया। अब रुकने के बाद ना तो वो कम हो रहा है ना वो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब मुझे बताओ, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है क्या? अगर दो एटम पास में आके रुक गए, एक सफिशिएंट डिस्टेंस के बाद पास में आके रुक गए, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है क्या? अपन बोलेंगे नहीं। अगर अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होता तो और पास में आते भैया। क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेटिंग है क्या? नहीं। रिपल्शन डोमिनेटिंग होता तो दूर जाते। तो यहाँ पे आके रुक गए, मतलब दो एटम मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस तक ही पास में आ सकते हैं और इसी डिस्टेंस को आप बॉन्ड लेंथ बोलते हो। समझ में आया? दो एटम मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस तक पास में आ सकते हैं और इसी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? बॉन्ड लेंथ। अगर आप उससे ज्यादा पास ला जाने की कोशिश करोगे तो हो जाता क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी मांग रहे थे। समझ में आया? क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन मार रहे थे। तो एक डिस्टेंस तक ही अट्रैक्शन डोमिनेट हो पाता है, रिपल्शन कम होता जाता है, अट्रैक्शन डोमिनेट होता जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर आप एटम को पास में लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप तो ऐसा समझो, सीता गीता थी, सीता के पास इनिशियली 100 रुपए थे, गीता के पास इनिशियली 10 रुपए थे। एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी टोटल इनकम देखी गई तो सीता के पास भी 1000 रुपए हैं, गीता के पास भी 1000 रुपए हैं। ग्रोथ किसकी ज्यादा है भाई? सीता की कि गीता की?
ग्रोथ किसकी ज्यादा है? समझ में आया? ग्रोथ गीता की ज्यादा है, ग्रोथ गीता की ज्यादा है एज कंपेयर टू सीता के। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसी ग्रोथ का रेशो लेके चलो, ये तो पहले दिन की कमाई थी ना, दूसरे दिन की बात करोगे जब आप, सेकंड डे की, कौन अमीर हो जाएगा? गीता डोमिनेट कर जाएगी एज कंपेयर टू सीता के, क्योंकि उसकी तो ग्रोथ ज्यादा है। इतनी बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा था मैं? ये फंडा समझ में आया जो मैंने एग्जांपल लिया? रिलेट कैसे करेंगे वो तो थोड़ी देर में देखी जाएगी। इसको इससे रिलेट करो। शुरू सीता है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गीता है यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन। शुरू में क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग था फोर्स ऑफ रिपल्शन पे, ये रहा वो डोमिनेटिंग कर्व। लेकिन होता क्या गया, जैसे जैसे एटम पास में आते गए, अग्रीड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होता जा रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आप पास में आते जाते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो पॉइंट आ जाता है, ये वो पॉइंट है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। माने ये, अगर आप इसके आगे गए, मतलब अगर आप पहले दिन के बाद अगर आप दूसरे दिन पे गए, तो उस केस में गीता डोमिनेट हो जाएगी भैया, माने फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर डोमिनेट हो गया तो एनर्जी रिलीज बढ़ा कि एनर्जी एब्जॉर्ब बढ़ा? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर डोमिनेट हो गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब बढ़ गया, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब बढ़ गया बेटा, रिलीज में तो रिलीज रिलीज माने मेरी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अभी तो बताया था फोर्स ऑफ रिपल्शन में एनर्जी हमेशा रिपल्शन में तेरे को एनर्जी चाहिए कि नहीं, है ना? नीचे से ऊपर जाने में अपने को एनर्जी चाहिए होती है, तो अपन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब बढ़ गई, एनर्जी रिलीज घट गई। तो कहने का मतलब अगर मैं आपको बोलूं एलिमेंट मेरा मैक्सिमम स्टेबल कहाँ पे होता है? यहाँ पे। मतलब ये दो एटम मैक्सिमम इतनी दूरी तक की पास में आ पाएंगे भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक की आप लेंथ मेजर कर लीजिए, इसी को आप बॉन्ड लेंथ बोलते हो। ग्राफ समझ में आया? अब क्या प्लॉट कर रहा था मैं, किसका रेफरेंस दे रहा था, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। था ना, सॉरी, टेम्परेचर, नहीं 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 नहीं, याद आ गया मेरे को। देखो मैं आप लोगों को एक कहानी बता रहा था, कहानी का शीर्षक क्या था? मैंने आपको बोला था कि भैया ये क्या है, आपका बी आर है, इधर से आ रहा है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे, और इधर से आ रहा है आपका एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे। सोच समझ के जवाब देना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही ब्रोमीन से टकराएगा, दूसरा तो नहीं टकराएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन ब्रोमीन से टकराएंगे, दूसरा तो नहीं टकराएगा। मुझे बताओ जैसे जैसे डिस्टेंस पास में होती जाएगी रिपल्शन बढ़ता जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ता जाएगा। जब रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो मुझे बताओ ना जरा, रिपल्शन कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले केस में रिपल्शन ज्यादा होगा कि सेकंड वाले केस में रिपल्शन ज्यादा होगा? अरे तो फर्स्ट वाले केस में तो एक ब्रोमीन के साथ एक ही हाइड्रोजन टकरा रहा है, दूसरा तो कम से कम उसको बख्श रहा है। लेकिन जब आप सेकंड केस का देखोगे तो सेकंड केस में दो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में रिपल्शन है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन के बीच में रिपल्शन है। कहाँ रिपल्शन कम है? रिपल्शन कम है यहाँ पे, रिपल्शन ज्यादा है यहाँ पे। तो मुझे बताइए, अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, पहले वाली कि दूसरे वाली? खुद बताओ। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, पहले वाली। कहने का मतलब अगर मॉलिक्यूल ऐसे पास में आता है तो उसके बॉन्ड तोड़ के खुद के और दूसरे से बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो ऐसे आता है तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, तो मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहेगा। इनडायरेक्टली मैं आपसे कह रहा था कि रिपल्शन भी अपना एक डोमिनेटिंग फैक्टर रोल प्ले करता है। तो जो अपन ने बात करी थी कि 100 में से 100 तो प्रोडक्ट देंगे नहीं, अपन ने हाइपोथेटिकल मान लिया था, लेट उसमें से 1/3 ने दिए,
इनके पास इतनी एनर्जी है कि ये प्रोडक्ट दे पाए, लेकिन एनर्जी एक लौता क्राइटेरिया नहीं है। तो देखो इनिशियली तो क्या हुआ था, अपन ने रेट बराबर रेट कांस्टेंट मैक्सिमम मान लिया था। ये मैक्सिमम मैंने मान लिया कि भैया हाँ 100 टकराए और 100 के 100 नहीं दे दिया। लेकिन फिर मैंने उसमें एनर्जी का क्राइटेरिया जोड़ा टू गेट दी मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो लेट मैंने मान लिया कि उसमें से 1/3 की एनर्जी इतनी थी कि वो आपस में टकरा के प्रोडक्ट फॉर्म कर पाते, तो और कम हो गया। अब एनर्जी होना ही काफी नहीं है, उसमें ओरिएंटेशन भी रोल प्ले करता है कि जब दो एटम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि लीनियरली अगर एलिमेंट आते हैं तो लीनियरली जो है वो मेरे लिए मोर फेवरेबल है एज कम्पेयर टू इस तरीके से एलिमेंट के आने के। तो ये 33.33 का भी लेट से मैं 1/3 ले लेता, तो ये फ्रैक्शन और कम हो जाता। तो आप देख सकते हो कि जिन एटम्स को आप टकरा रहे हो और एट दी एंड जो आपको प्रोडक्ट मिल पा रहा है उसमें काफी ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। ये बात समझ में आई? तो कुल मिला के दो तरीके के फैक्टर आप कंसिडर करते हो, एक होता है एनर्जी फैक्टर और एक होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। अब जब मैं आपको पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा बिल्कुल आराम से, तो मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी फैक्टर जो आप कंसिडर करोगे उस एनर्जी फैक्टर की वैल्यू क्या है और वो किस किस पे डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन फैक्टर आपकी रेट को किस तरीके से इफेक्ट करेगा और वो किस किस पे डिपेंड करता है। ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। जब अब तो खैर 10 मिनट रह गए तो पॉसिबल है नहीं, जब मैं आपको ये डेरिवेशन करवाऊंगा तब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये एनर्जी फैक्टर का टर्म और जो ओरिएंटेशन फैक्टर का टर्म आएगा ये इंपॉर्टेंट है, और ये किस किस पे डिपेंडेंट है ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको सार बताया और जो मैं डेरिवेशन करवाऊंगा वो मैंने ये जो कहानी लिखी इसी पे बेस्ड है। बस इस 100 की जगह मैं रेट मैक्स निकाल लूंगा डेरिवेशन के टर्म्स में, ये 1/3 की जगह मैं उसमें एनर्जी फैक्टर निकाल लूंगा कि किसको मल्टीप्लाई करने पे ये चीज 100 से 1/3 हो जाएगी, वो क्या है एनर्जी फैक्टर, क्या है उसका वैल्यू, क्या है वो कौन कौन सी टर्म्स पे डिपेंडेंट है। एक बार एनर्जी फैक्टर की वैल्यू आ गई फिर हम ओरिएंटेशन भी कंसिडर करेंगे, और उस ओरिएंटेशन फैक्टर को भी इस एनर्जी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम और छोटी टर्म निकालेंगे। अब वो सारी चीजें किस किस पे डिपेंडेंट है ये सब अपने को देखना है। तो अब क्या है, अपने पास 10 मिनट है यहाँ, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। मैं जो लिख रहा हूँ ना आप बस अभी वो लिख लो, नेक्स्ट क्लास में अपन वो चीज समझ लेंगे, ठीक है? क्योंकि समझा दूंगा तो पूरा तो समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी आप लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूँ, जितना मैं लिख रहा हूँ अभी आप बस उतना नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यही सारी चीजें समझेंगे जो अभी मैं लिख रहा हूँ बस, और अगर टाइम बचा तो अभी भी समझ लेंगे। ये इक्वेशन आपने पढ़ी है 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में? एक बड़ी सी इक्वेशन थी, इस पे दो चार न्यूमेरिकल भी करे ही थे अपन ने। यहाँ पे सिग्मा ए बी क्या होता है भैया? सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाय 2। नाउ व्हाट इज सिग्मा डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल? के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू r by na। म्यू इज व्हाट? रिड्यूस्ड मास।
Ma into Mb upon Ma plus Mb. And what is N star? Number of molecules per unit वॉल्यूम. पहले इतना लिख लो, बता देना जब हो जाएगा. मेरे ख्याल में 8 मिनट का टाइम है. कितना टाइम बच रहा है यार, ऐसा समझ लेते हैं. कर लेना वापस रीजॉइन, है ना. देखो है क्या, ये ए और बी आपस में टकरा रहे हैं. ये ए प्लस बी क्या है, मेरे को प्रोडक्ट दे रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होंगे. मैंने मान ली कि मेरी जो रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन. ठीक. अब दो मॉलिक्यूल्स पर सेकंड किस स्पीड से टकराते हैं या कितना टकराते हैं, वो एक्सप्लेन करा जाता है कोलिजन थ्योरी से. ठीक है. कितने नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन्स पर सेकंड पॉसिबल होते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये एक्सप्लेन करा जाता है कोलिजन थ्योरी से, जिसका फॉर्मूला होता है ये. वो एक्सप्लेन करा जाता है कोलिजन थ्योरी से, जिसका फॉर्मूला होता है ये. ये सारी चीजें मैंने आपके आगे रख दी, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मेरी बात सुन लो. उम्मीद करता हूं यहाँ तक सबने लिख लिया होगा. मैं ये मान के चल रहा हूं, जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं मान लेता हूं सारे के सारे मॉलिक्यूल टकरा गए. इफ ऑल कोलिजन yielded प्रोडक्ट. लेट मैंने मान लिया कि सारे के सारे मॉलिक्यूल टकरा गए. 100 मॉलिक्यूल थे, 100 के 100 टकरा गए, 100 के 100 ने प्रोडक्ट दे दिया. तो आप उस टाइम पे जो रेट डिफाइन करोगे वो रेट नहीं, रेट मैक्स होगी. क्योंकि 1 सेकंड में ही 100 के 100 मॉलिक्यूल आए, टकराए और 100 के 100 मेरे को प्रोडक्ट बन गए. अब प्रोडक्ट का सेंस समझिए भैया. लेट से आप ए गिव्स बी दे रहे हो. ये मेरे पास एक रिएक्शन थी. लेट से मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी. तो प्रोडक्ट देने का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट देने का मतलब मेरा ये हुआ कि ए और ए के बॉन्ड टूट गए, बी और बी के बॉन्ड टूट गए और ए और बी के बीच में आपस में बॉन्ड बन गए. ठीक है. या फिर अभी जो आपने रिएक्शन लिखी ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, उसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए होंगे और उन्होंने मिलके कोई तीसरा प्रोडक्ट मुझे दिया होगा. लेट अपन ने क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन यही वाली मानी है. चलो. और जैसा कि मैंने बोला था कि अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मुझे प्रोडक्ट यील्ड करके दे देते तो मेरी जो रेट डिफाइन होती वो रेट मैक्स होती. और उस टाइम आप अब जो मैं बताना चाह रहा था वो समझिए कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है. तो ये बात कंफर्म है कि ए का जो मॉलिक्यूल है वो बी के मॉलिक्यूल से टकरा के मुझे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे रहा है. तो मुझे बताओ ए के मॉलिक्यूल्स कम होंगे कि ज्यादा होंगे? सिर्फ ए के. तो भाई ए और बी के आपस में मॉलिक्यूल टकरा के, ए और बी के आपस में मॉलिक्यूल टकरा के मुझे कोई रैंडम प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो कहने का मतलब ए के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे कि नहीं? ए के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे. सिमिलरली बी के वाले मॉलिक्यूल भी कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, तभी वो मुझे कोई ना कोई कंपैरेटिवली कंटिन्यूस प्रोडक्ट दे रहे होंगे. तो इसलिए क्योंकि ए के मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रेट को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, माइनस डी एन ए स्टार बाय डी टी. ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भैया ए के जो मेरे मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. एंड स्टार क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम मेरी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. वो किसके बराबर होगी? पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर 8 k T अपॉन पाई म्यू की पावर हाफ एन ए स्टार एन बी स्टार. ठीक है भैया. अगर सारे मॉलिक्यूल मुझे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दे देते हैं तो जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी होगी विल बी मैक्सिमम, क्योंकि ए और बी तो घटेगा ही सरी. ठीक है. या फिर इनडायरेक्टली बोलूं तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम. ठीक है. लेकिन अपन जानते हैं भैया ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. 100 के 100 टकरा के 100 के 100 प्रोडक्ट तो नहीं देंगे. तो इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एनर्जी फैक्टर का करेक्शन फैक्टर इसमें ऐड करना पड़ेगा. कैसे? सिंस इट वाज अ एलिमेंट्री स्टेप. तो एलिमेंट्री स्टेप में आप जानते हो क्या?
एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर होता है। सिंस इट वाज अ एलिमेंट्री स्टेप, तो अपन जानते हैं इन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर होता है। मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की कितनी दिख रही है? दो। ए और बी दो दिख रहे हैं ना, तो ऑर्डर भी रिएक्शन का कितना होगा? दो। तो अगर आपको डिफाइन करना हो माइनस डी ए बाई डी टी, तो वो किसके बराबर होगा? के concentration of A raised to the power 1, concentration of B raised to the power 1, since in elementary step molecularity is equal to order, जो stoichiometric coefficient वही order। अब मेरी बात सुनो, इस फॉर्मूला से फेमिलियर हो क्या? मोल्स बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला कभी सुना है? मोल कंसेप्ट। मोल्स बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। वेट से मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम्स, है ना? सुना होगा। अब मेरी बात सुनो, इसी फॉर्मूले का मैं यूज लेता हूँ। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलैरिटी दे बोथ आर सेम। मैं काफी बार बता चुका हूँ, दोनों ही मोल्स अपॉन वॉल्यूम होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख रहा हूँ, के के एन ए स्टार अपॉन एन ए। एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। मल्टीप्लाई बाय एन बी स्टार अपॉन एन ए। क्या कैसे आया ये मेरे ये मैं कंसंट्रेशन किस हिसाब से लिख रहा हूँ समझो। कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह मैंने ये लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह मैंने ये लिख दिया। कैसे लिखा समझिए। हाँ बेटा, अभी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। क्या है, कोई पीटीएम है आप लोगों की? तो एन ए स्टार अपॉन एन ए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या सेंस है इस बात का, समझो। व्हाट इज एन स्टार? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है कि नहीं? अब उसको जब आप Na से डिवाइड कर दोगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? मॉलिक्यूल अपॉन Na इनटू वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल अपॉन Na? इट इज मोल्स। तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट? मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये बात समझ में आई? ये कैसे लिखा मैंने, ये बात समझ में आई? Na स्टार क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और मॉलिक्यूल अपॉन Na होता है मोल्स। तो ये मैंने क्या करा इनडायरेक्टली? मोल्स अपॉन Na कर दिया। समझ में आया कैसे लिखा मैंने ये? और शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? अरे वापस एक्सप्लेन करूं क्या? बोलो बोलो बोलो। वापस देख लो भाई, समझ में नहीं आया थी। नहीं नहीं, देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बता रहा था मैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अपन ने क्या लिख रखा था? देखो एन ए स्टार, यही होता है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया Na से, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय Na? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय Na। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय Na इज नथिंग बट मोल्स, और मोल्स बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या मैं इसको ऐसे कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो
तो सिमिलरली जैसे मैंने इसको लिखा, मैं ये वाली कॉन्सेंट्रेशन को भी इसी फेज में लिख दूं, तो इट इज -1/Na dN*/dt। उससे क्या हो जाएगा, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये वाली इक्वेशन देखो, यहां से क्या कर पा रहे हो, जब आप इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे, कोरिलेट करो आपस में, क्या मुझे आप K/Na की वैल्यू बता सकते हो क्या? भाई इधर भी N*/dt है, इधर भी N*/dt है, तो K/Na की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बची कुची, ये अलग कर दिया मैंने, ये टर्म अलग कर दी मैंने, Na* इंटू Nb*। तो किल मिला के मेरी K/Na की वैल्यू जो है वो मेरी क्या होगी, पाई इंटू सिग्मा AB का स्क्वायर 8kT/पाई म्यू की पावर हाफ। तो अब क्योंकि आपने यहाँ पे रेट मैक्स निकाला है, तो यहाँ पे आप के मैक्स कैलकुलेट करोगे, वो के मैक्स कितना आएगा, पाई Na सिग्मा स्क्वायर AB 8kT/पाई म्यू की पावर हाफ। इतना नोट डाउन कर, मेरी बात सुनना, ये जो आपकी के की वैल्यू आई है, के की वैल्यू कब आई है, ये आपका के मैक्स आया है। मतलब ये तो वो वैल्यू है जब आपने मान लिया कि 100 के 100 टकराए और 100 के 100 ने प्रोडक्ट दे दिए। ये के मैक्स की वैल्यू वो वैल्यू है जब आपने बोला कि भैया 100 के 100 टकराए और 100 के 100 मुझे प्रोडक्ट दे दिए। ऐसा तो होता नहीं है। आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा होगा 11th में, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल के बीच में ग्राफ आता है कुछ ऐसा, अपॉन 1/n dN/du के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं बेल शेप का। तो इसी तरीके का ग्राफ यहाँ पे भी आता है, बस मैं स्पीड पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल की जगह एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। वो ग्राफ भी कुछ ऐसा आता है। अपन जानते हैं कि भैया सारे के सारे एलिमेंट्स की जो एनर्जी है वो इतनी तो नहीं है, ये यहाँ लिख लेना, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, और ये होती है स्पीड पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। ये ग्राफ है गैसियस स्टेट का, जबकि ये ग्राफ है एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल का। तो अपन जानते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी तो होती नहीं, सारे के सारे मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी तो होती नहीं। मैंने मान लिया कि भैया E0 मॉलिक्यूल्स की ही उतनी एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मेरी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि मैं अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पाऊं, लेट इट बी E0, कि ये वाला एनर्जी बैरियर जब एटम्स या मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे तभी मेरा ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये ऑब्टेन होगा। मतलब ये वाली एनर्जी और इससे ज्यादा एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स के पास होगी सिर्फ वही मुझे प्रोडक्ट दे पाएंगे। ये वाली एनर्जी या इससे ज्यादा मॉलिक्यूल की एनर्जी जिनके पास होगी वही मुझे प्रोडक्ट दे पाएंगे। मेरे लिए ये जो E0 है यही मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो जब आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हो ना, ये वाला शेडेड पार्ट वाला, तो ये वाला शेडेड पार्ट का जो एरिया आता है वो आता है e⁻⁻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 ⁻
था कि 100 के 100 तो प्रोडक्ट देने नहीं, लेट उसमें से 1/3 के पास ही उतनी एनर्जी है कि वो टकरा के प्रोडक्ट तक पहुंच पाए। 100 में से सिर्फ 1/3 के पास ही उतनी एनर्जी है कि वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पाए। तो यही है वो 1/3। अगर आपको एनर्जी के टर्म में निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स की औकात है प्रोडक्ट देने की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो आप क्या करते हैं, 100 को आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करा तो 33.33 लाए थे। तो अब आपको पता लगाना है भैया कि कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सफिशिएंट है। तो आपका जो के मैक्स आया है और उस के मैक्स की जो आपकी वैल्यू आई है, उस के मैक्स की वैल्यू को आपको इस एनर्जी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि उन सारे मॉलिक्यूल्स में से
कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सफिशिएंट है कि वो आपको प्रोडक्ट दे पाए। सो व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर, या इनडायरेक्टली बोलूं व्हाट इज द करेक्शन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी या इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अब मैं के लिखूंगा, के मैक्स नहीं, क्योंकि के मैक्स तो ये मानते हुए चल रहा था कि भैया सारे के सारे मॉलिक्यूल टकरा के सारे प्रोडक्ट दे गए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सो द न्यू रेट कांस्टेंट, और ये एक्चुअल रेट कांस्टेंट है जो सिर्फ ये बताता है कि हाँ इनकी है, एनर्जी के टर्म में ये केपेबल है, ओरिएंटेशन के टर्म में पता नहीं। तो के बराबर रेट कांस्टेंट बराबर पाई इंटू एन ए इंटू सिग्मा ए बी का स्क्वायर इंटू 8 KT अपॉन पाई म्यू की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी। अब मैं इसको सरल भाषा में समझा देता हूं, मैंने यही करा है। के मैक्स जो आपका निकला था वो यही था कि 100 टकरा के 100 दे दिए, फिर अपन ने निकाला कि अरे इतने मॉलिक्यूल के पास ही तो एनर्जी थी कि वो प्रोडक्ट दे पाए, तो मैंने 100 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही करा है मैंने के मैक्स को मल्टीप्लाई कर दिया उस फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द एनर्जी के पार्ट से जिनके पास एनर्जी थी वाकई में प्रोडक्ट देने की। ठीक है, तो ये मेरा आया है करेक्शन ऑफ एनर्जी फैक्टर। दैट्स इट। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।